सचिन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। तो स्टेट और वेरिएबल में ये डिफरेंस था कि जैसे हमने काउंटर वेरिएबल एक बनाया था, ठीक है, जो कि सेम इंटीजर वैल्यू स्टोर करता, और एक स्टेट बनाया था हमने। जेटपैक कंपोज में हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, स्टेट्स का, और पूरी चीजें हमारे स्टेट रिकम्पोजिशन और स्टेट से रिलेटेड होती हैं हमारे जेटपैक कंपोज में, ठीक है। जैसे अपने व्यू सिस्टम में हर चीज व्यू से रिलेटेड होती थी, कि व्यू में हम अब सेट करा रहे होते हैं, कोई चीज गेट करा रहे होते हैं, तो ये सारी व्यू ओरिएंटेड होती थी, लेकिन इसमें सारी चीजें स्टेट से रिलेटेड होंगी। और अगर स्टेट तुमने ढंग से नहीं समझा तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे स्टक हो जाओगे या फिर कंफ्यूज रहोगे कि क्या कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो जेटपैक कंपोज में हम यूज करते हैं स्टेट्स का। तो अब देखते हैं वेरिएबल और स्टेट में डिफरेंस क्या है। वेरिएबल क्या था कि अगर वेरिएबल को हम यूज करते थे टेक्स्ट में, ठीक है, और जब भी हम बटन इंक्रीमेंट करते थे और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाते थे, तो इधर वैल्यू तो बढ़ रही होती थी 1 2 3 4 5, लेकिन वो शो नहीं होती थी, यहाँ पे टेक्स्ट अपडेट नहीं होता था खुद से, ठीक है। तो वेरिएबल को यूज करने से क्या इशू आ रहा था कि वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा था, मतलब ये जो टेक्स्ट लगा रखा था ना, टेक्स्ट कंपोजिबल, वो अपडेट नहीं हो रहा था नॉर्मल वेरिएबल यूज करने से। लेकिन जब हमने काउंटर का यूज किया, तो जब हम क्लिक कर रहे थे इस पे, जैसे अभी इंटरैक्टिव मोड ऑन है और काउंट यूज हमने किया हुआ है। इंटरैक्टिव मोड क्या होता है कि जब तुम इंटरैक्टिव मोड ऑन करके रखते हो ना, तो इसमें जो भी क्लिक वगैरह फंक्शनैलिटी है वो चेक कर सकते हो तुम प्रीव्यू के अंदर ही, विदाउट ऐप को रन किए। तो चलो हम इंक्रीमेंट में क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ये एक बढ़ा, एक पे क्लिक कर, मतलब इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ। ये हमारी बटन है, ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट है जो ऊपर लिखा हुआ है count 1। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले काउंट में क्या स्टोर था, 0 वैल्यू स्टोर थी। लेकिन जब हमने क्लिक किया इंक्रीमेंट पे, तो इसके ऑन क्लिक में क्या लगा हुआ है, काउंटर प्लस काउंट प्लस प्लस। तो हमारे काउंट स्टेट की वैल्यू बढ़ी, 0 to 1 हो गई है, ठीक है, वैल्यू चेंज हुई। अब वैल्यू चेंज हो जाती है तो स्टेट क्या करते हैं, जो भी कंपोजेबल्स इस स्टेट का यूज कर रहे होंगे उन सबको ये री रेंडर करवा देगा। री रेंडर या रिकम्पोज बोल दो, वही चीज है। री रेंडर मतलब दोबारा से लोड हो जाती हैं चीजें, रिफ्रेश हो जाता है एक तरह से। तो पहले काउंट 0 आ रहा था, अब जब इसके अंदर 1 वैल्यू है तो काउंट 1 शो हो रहा है। तो इसमें क्या है, काउंट प्लस प्लस करने पे तुमको दोबारा टेक्स्ट टेक्स्ट कॉल नहीं कराया है तुमने, ये फंक्शन क्या तुमने ये दोबारा कॉल कराया क्या ऑन क्लिक के अंदर टेक्स्ट को, नहीं कराया ना। और इसके थ्रू ही तुम चेंजेस देख पा रहे हो, जो भी चेंजेस यहाँ कर रहे हो, मतलब जो भी तुम्हारे अकाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, अपने आप टेक्स्ट वाला कंपोजेबल अपडेट हो जा रहा है खुद से। तो इसे बोलते हैं स्टेट रिकम्पोजिशन, ठीक है। स्टेट रिकम्पोजिशन समझ में आया ना, और वेरिएबल और स्टेट में डिफरेंस समझ में आया गाइस, समझ आया अभी? रिएक्ट करो कुछ, ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे यूआई कंपोनेंट्स देखते हैं हम। हमने कल देख लिया था टेक्स्ट और बटन, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला था कि अगर तुम कोई भी कंपोजेबल बना रहे हो ना, अगर तुमको, ठीक है, कोई भी ऐसे कंपोजेबल ट्राई करना है, बना के देखना है, तो मैं एक टेक्स्ट कंपोजेबल बना के दिखाता हूँ। अब ये सारा कुछ डिलीट करते हैं, ग्रीटिंग वगैरह, ग्रीटिंग हटाया यहाँ से, ग्रीटिंग कंपोजेबल भी हटा देता हूँ। अभी हम नया कंपोजेबल बनाएंगे, और इस प्रीव्यू फंक्शन को हम कुछ और नाम दे देंगे, टेस्ट प्रीव्यू, जिससे कंफ्यूज नहीं हो। ये प्रीव्यू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जो इसके अंदर जिस फंक्शन को तुम कॉल कर दोगे उसी का प्रीव्यू दिखा देगा। अभी यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, इसलिए ब्लैंक है, ठीक है। तो चलो हम कोई कंपोजेबल बना लेते हैं। सिस्टम यूआई तो दिख रहा है लेकिन ब्लैंक है सब कुछ, क्योंकि प्रीव्यू हो ही नहीं रहा कुछ, है ना। हम एक नया कंपोजेबल बनाएंगे, देखते हैं कि हमको क्या बनाना है। चलो हम चाहते हैं कि जैसे लीनियर लेआउट होता था ना अपने एक्सएमएल में,
वर्टिकली हम उसमें स्टोर कर देते थे कुछ चीजें, तो हम चाहते हैं कि उसी तरह से हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? हमने फंक्शन लिखा, कीवर्ड, और हम इसमें यूज करेंगे टेस्ट वर्टिकल लीनियर, कुछ भी नाम दे दो, लेआउट। ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्ट। लेकिन अगर इसके अंदर हम कोई भी कंपोजेबल कॉल करेंगे, अभी वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें एड कंपोजेबल का अनोटेशन लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो सिंपल फंक्शन है हमारा, अब एक कंपोजेबल फंक्शन बन जाएगा। किसी भी एक कंपोजेबल फंक्शन को कॉल करने के लिए या तो एक अनदर कंपोजेबल फंक्शन चाहिए होता है, ऐसे ही तुम डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते किसी भी कंपोजेबल फंक्शन को, या तो सेट कंटेंट के अंदर करो फिर यहाँ पे। तो चलो हम बना लेते हैं अपना टेस्ट वर्टिकल लीनियर लेआउट। इसमें हम यूज करेंगे कॉलम का, कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम। और हम 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी काउंटिंग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने मल्टीपल टेक्स्ट ले लिए। चलो, टेक्स्ट हेलो आ रहा है एक में, तो इसको हम 1 कर देते हैं। दूसरा आ रहा है वर्ड, तो हम इसको 2 कर देते हैं। इसी तरह हम कॉपी कर लेते हैं और ज्यादा। वन टू थ्री, नीचे वाला हो गया 4। तो कॉलम क्या करता है कि इसके अंदर जब भी तुम कोई व्यू प्लेस करते हो ना, तो जब एक या एक से ज्यादा व्यू होते हैं तो वो वर्टिकली प्लेस होते हैं, और रो अगर यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कैसे व्यू प्लेस होते हैं, हॉरिजॉन्टली। उनका जो ऑर्डर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें वर्टिकल होगा कॉलम में। चलो देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा होगा। अब ये इतना ज्यादा मार्जिन बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो चलो हम कॉलम में अपने मार्जिन दे देंगे जिससे दिखे। ये 1 2 3 4 बहुत साइड में आ रहा है, तो एक बार इसमें मार्जिन दे देते हैं प्रॉपर। मॉडिफायर डॉट पैडिंग। अब इसमें हम अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे टॉप का अलग, स्टार्ट का अलग, एंड का अलग, बॉटम का अलग, हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल अलग। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या होता है, दोनों साइड से ऊपर नीचे दोनों मार्जिन ऐड करता है। सिर्फ टॉप यूज करोगे तो सिर्फ ऊपर साइड देगा मार्जिन, सिर्फ बॉटम यूज करोगे तो सिर्फ बॉटम में देगा मार्जिन। लेकिन हॉरिजॉन्टल यूज करने से, सॉरी वर्टिकल यूज करने से टॉप बॉटम दोनों में देगा मार्जिन, और हॉरिजॉन्टल यूज करोगे तो स्टार्ट और एंड में दोनों में मार्जिन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको टॉप मार्जिन दे देते हैं, कितना, अराउंड 60 डीपी। तो इसमें जब भी हमको डीपी देना होता है तो 60 डॉट डीपी करते हैं इसका यूज। ठीक है, डायरेक्ट हम डीपी नहीं लिखते हैं। जैसे एक्सएमएल में हम क्या करते थे, हर चीज मतलब जो भी हम डीपी यूज करते थे विदाउट डॉट यूज करते, तो इसमें हमेशा डॉट का यूज करना है, अभी हम डीपी दे रहे होंगे। और स्टार्ट में हमको कितना रखना है, 100 डीपी कर देते हैं, चलो जिससे दिखे थोड़ा अभी के लिए। और इसको थोड़ा हम कर लेंगे प्रॉपर फॉर्मेट, इससे थोड़ा टेक्स्ट भी दिखे। फॉन्ट साइज दे देते हैं 40 SP, और कलर दे देते हैं कलर डॉट ब्लू। ये तो इसमें क्या होगा, अब देखना 1 1 1 1 ऐसे करके चारों वर्टिकली प्लेस हो जाएंगे। आने दो प्रीव्यू, हाँ ठीक है। तो कॉलम समझ में आया, जैसे लीनियर लेआउट होता था ना वर्टिकल वाला, सेम वैसे ही वर्क करता है कॉलम।
और अगर इसी की जगह पे हम रो यूज कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाएंगे सारे व्यूज। ये इंपोर्ट करने को बोल रहा है। जब भी हम कोई नया कंपोजेबल यूज करना चाहेंगे तो हमको पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। रो इंपोर्टेड नहीं था, इसलिए रो को इंपोर्ट किया हमने। यहाँ पे रो ऐड हो गया होगा इंपोर्ट में। ये सारा जो भी हमने कल यूज किया था वो सारी चीजें इंपोर्टेड है। यहाँ तक कि डीपी भी अगर यूज कर रहे हो, डीपी और एसपी, तो ये भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, नहीं तो एरर आता है। तो ये चीजें तो तुम अगर खुद से ट्राई करते रहोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो 1111 ये आ गए हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमने रो का यूज किया है। और इसमें मार्जिन क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मार्जिन हमने दिया नहीं है। किसी ने कुछ मैसेज किया क्या? हाँ, हेमंत कुछ पूछना है क्या? हेमंत कुछ पूछ रहे हो? ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रो हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे अनदर यूआई कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट है। एक होता है स्पेसर। अगर हमको फॉर एग्जांपल कहीं पे बीच में मार्जिन ऐड करना है, तो हम उसमें मार्जिन ऐसे पैडिंग का यूज नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसर भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो एक इतने चिपके चिपके से आ रहे हैं ना, इनमें कुछ मार्जिन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देंगे स्पेसर। देखो, स्पेसर क्या होता है? एक सिंपल कंपोजेबल है जो कि सिर्फ वाइट स्पेस लेता है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो होता है वहां पे। ठीक है, तो ऐसा समझ लो एक एम्प्टी व्यू है, कुछ भी नहीं है वहां पे, बट उतनी स्पेस वो कवर करेगा, इनविजिबल है। अब देखना, फर्स्ट ए और सेकंड ए के बीच में थोड़ा गैप होगा 8 dp का। तो इस तरह से हम कोई भी चीज में मार्जिन देते हैं। और ये कंपोजेबल जो होते हैं व्यू से काफी लाइट वेट होते हैं। जितना व्यू को ड्रॉ करने में रिसोर्सेज लगते थे, टाइम लगता था, उतना कंपोजेबल्स को ड्रॉ करने में नहीं लगता। तो कभी भी अगर जेटपैक कंपोज ऐप यूज करके देखोगे तो काफी स्मूथ फील होगा कंपेयर टू व्यू सिस्टम जो अपन एक्सएमएल में बनाते थे, क्योंकि उनकी रेंडरिंग काफी हैवी हो जाती है और इनको रेंडर करना काफी लाइट वेट होता है। क्योंकि पहली बात, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ता कि एक्सएमएल को पहले कन्वर्ट करो कॉटलिन में, ये ऑलरेडी कॉटलिन में होते हैं, तो इसलिए लाइट वेट होते हैं। ये हमने सबके बीच में स्पेसर ऐड कर दिया 20 dp का। अब सब में बराबर स्पेसिंग आ जाएगी। और स्पेसर में मैंने कुछ अलग से नहीं किया है, सिर्फ मॉडिफायर दिया है। मॉडिफायर क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को कस्टमाइज करना चाहते हैं ना, तो हम उसमें चीजें दे सकते हैं। जैसे मॉडिफायर में हमने विड्थ दिया, और यहाँ पे हम इसकी हाइट दे सकते थे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम दे सकते हैं। जैसे अगर सिंपल हम समझना चाहें ना, तो ऐसा समझ लेते हैं। एक सिंपल स्पेसर लेते हैं, 20 विड्थ दिए, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे समझ में आए कि कितनी स्पेस कहाँ पे ले रहा है। अब तुम्हें दिखेगा ये। और हाइट अभी इसकी कुछ नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो इसी में मॉडिफायर में जब हम कोई भी नई वैल्यू ऐसे ऐड करते हैं ना, तो डॉट का यूज करते जाते हैं। ठीक है, जैसे मॉडिफायर डॉट विड्थ किया, डॉट बैकग्राउंड किया, उसी तरह इसमें अब हाइट देनी है तो डॉट का यूज करेंगे और हाइट हाइट का यूज कर लेंगे। हाइट पर
कर देते हैं, ठीक है, 20.dp। अब देखते हैं कि हमारा क्या स्पेसर विजिबल होता है या नहीं। ये देखो 2020 dp का हमारा स्पेसर एज ए स्क्वायर शेप विजुअल हो गया है, ठीक है। तो ये है हाइट और विड्थ। और मॉडिफायर में और भी चीजें रहती हैं, और क्या हम दे सकते हैं, देख लेते हैं। अगर मॉडिफायर में क्लिक करोगे ना, ऐसे कंट्रोल में कंट्रोल प्रेस करके ऐसे माउस से ले जाके क्लिक करोगे तो इसके डिक्लेरेशन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे तुम चीजें देख सकते हो क्या क्या। वैसे इसमें उतना खास है नहीं। नहीं, सजेशन में फिर भी आ जाना चाहिए वहां पे। रुको देखता हूँ मॉडिफायर में हम क्या क्या पास कर सकते हैं। अच्छा, मॉडिफायर में हमको देखना है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो सिंपल डॉट लिख करना है और सारी चीजें सजेशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि और हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल है। हम जैसे किसी को राउंडेड कॉर्नर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में ही शायद शेप का ऑप्शन रहता है। बैकग्राउंड में भी हम और पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे ये शेप है, इसको शेप देनी होगी तो मैं इसको ओवल शेप दूंगा। अब शेप मेरे पास कौन कौन सी अवेलेबल है देख लेते हैं, ठीक है। अब शेप है तो किसका शेप का ही ऑब्जेक्ट लेगा। शेप लिखा तुमने, अब डॉट करो। अच्छा हाँ, शेप के लिए हमको क्या है, मल्टीपल हमारे पास रहते हैं शेप। जैसे रेक्टेंगल शेप हो गया, ओवल हो गया, सर्कल होगा। सर्कल अवेलेबल है क्या, सर्कल शेप, ये देखो। अब देखते हैं हमारा प्रीव्यू लोड होगा तो क्या ये सर्कुलर दिखता है या नहीं। स्पेसर हमारा सर्कुलर आ गया, ये देखो कितना इजी है किसी भी बैकग्राउंड को, किसी का भी बैकग्राउंड देना। इसके लिए एक्सएमएल में हमको क्या बनाना पड़ता था, ड्रॉएबल ड्रॉएबल वेक्टर्स बनाने पड़ते थे अपन को, अलग अलग बैकग्राउंड बैकग्राउंड के लिए ड्रॉएबल्स बनाने पड़ते थे। इसमें हमें उतनी झंझट नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजी तुम यूआई डिजाइन कर सकते हो। और भी शेप है हमारे पास। ओवल है क्या, ओवल शेप था या हम्म ये शेप को वो नहीं करता क्या एक्सटेंड। ये शायद कुछ पैरामीटर लेता होगा, देखते हैं। कुछ चीजें कभी क्या है कि कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। अच्छा, तो ये ओवल शेप क्या है, इसको वो नहीं करता एक्सटेंड। हमारे पास रेक्टेंगल है, ओवल की वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा सर्कल में ही काम हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल शेप में क्या होगा, वही स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट करते रहना है तुमको मॉडिफायर के साथ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको प्रॉपर नहीं पता होती हैं, बट हम जब सर्च करते हैं, जैसे कुछ भी हमको इम्प्लीमेंट करना होता है ना, हम उसके हिसाब से फिर सर्च करते हैं, ठीक है। तो रो हो गया, कॉलम हो गया, टेक्स्ट हो गया। अब बटन देखते हैं, बटन कैसे बनाते हैं। कल हमने बटन पढ़ा तो था लेकिन बनाना सीखा नहीं था। ये बटन कंपोजेबल हमने किया। अब इसमें आ रहा है ऑन क्लिक। इसके पैरामीटर में हमको ऑन क्लिक मिल जाता है। ये ऑन क्लिक किया, ठीक है। और इसको ब्रैकेट डाल के इसको खाली छोड़ सकते हो कि अगर किसी की भी ऑन क्लिक में हमको कुछ लगाना नहीं है तो सिंपल ये किया। और अब बटन हमारी विजिबल नहीं है अभी स्क्रीन पे, ठीक है। मतलब सिंपल एक बटन आ जाएगी लेकिन उसमें कोई टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा। तो टेक्स्ट देने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। सिंपल ये देखो बटन आ गई है टॉप पे। रो रो नहीं हटाना था यार। बटन को कोड कॉपी कर लेते हैं और रो नहीं हटाते। एक सेकेंड गाइस। हाँ, रो के अंदर हम बनाएंगे बटन। इसमें क्या है, पैडिंग मार्जिन वगैरह सब दिया हुआ था ना, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। ये हमने बटन बनाया। अभी ये बटन एम्प्टी आ रही है, इसमें कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है।
साइड में तुमको चेंजेस विजिबल हो जाएंगे जैसी ये लोडिंग कंप्लीट होगी। ये देखो बटन आ गई हमारी। अब ये प्रीव्यू हमारा रेडी है। अब हमको अगर इसमें कुछ टेक्स्ट देना है तो हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट का कंपोजिबल बनाना पड़ेगा, इसके अंदर कॉल करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली हम टेक्स्ट जैसे व्यू में सेट करते थे वैसा नहीं होता, इसमें हमको कुछ टेक्स्ट देना पड़ता है। तो हम चलो टेक्स्ट दे देते हैं। और टेक्स्ट क्या रखेंगे? आई एम क्लिकेबल। और हम बटन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। बटन को कलर देते हैं हम अपने हिसाब से। अच्छा, बटन को कलर देने के लिए एक ऑलरेडी हमारे पास पैरामीटर होता है, बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं। बटन के लिए हमारे पास एक होता है कलर्स का। शेप दे सकते हैं हम। ठीक है, इसके पैरामीटर में जाओगे देखोगे मॉडिफायर है, इनेबल्ड है। इनेबल्ड का क्या मतलब? इनेबल अगर रहेगी तो वो क्लिकेबल रहेगी। सॉरी, मतलब तुमको ऐसा दिखेगी कि तुम इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर इनेबल्ड फॉल्स कर दूंगा तो एक डल सी बटन दिखेगी, इसको ना क्लिक कर सकते हो, कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बस शो होगी कि एक हाँ कोई व्यू है, बटन व्यू। और हम चाहते हैं कि हमारी बटन हो स्क्वायर शेप में बट राउंडेड कॉर्नर हो और उसमें पतला सा बॉर्डर हो। ठीक है, तो हम इसको कस्टमाइज करते हैं, कैसे करेंगे चलो। समझ रहे हो ना कैसी बटन? एक ऐसा रेक्टेंगल शेप में बट उसके कॉर्नर राउंडेड होंगे हल्के। तो चलो इसको वो करते हैं। इसमें बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है, शेप दे सकते हैं। पहले हम शेप देते हैं इसको, रेक्टेंगल। शेप रेक्टेंगल शेप, ठीक है। और बॉर्डर तो खुद से देता जा रहा है बॉर्डर वगैरह। तो इसने क्या किया, बॉर्डर स्ट्रोक दे दिया है। बॉर्डर स्ट्रोक में हमने दो पैरामीटर पास किए हैं। पहला तो उसकी विड्थ क्या होगी और दूसरा कलर क्या होगा। ये देखो कलर ब्लैक दिया हमने बॉर्डर का। हम इसको चाहते हैं ऑरेंज देना। ऑरेंज कलर अवेलेबल है क्या? येलो दे देते हैं, ठीक है। हमने इसको येलो कलर दे दिया। और बटन का कलर हम चेंज करते हैं। पहले कंट्रोल एल्ट प्लस एल कर देते हैं जिससे थोड़ा हमारा प्रॉपर दिखने लग जाए क्या हमने चेंजेस किए। लाइन ज्यादा आगे जा रही थी। अब हम इसमें देंगे बटन का कलर, कलर्स, ठीक है। अब बटन डिफॉल्ट, हाँ जब भी हमको कलर देना होता है ना तो इसमें क्या करते हैं, बटन कलर्स दिखा रहा होता है हमारे पैरामीटर के टाइप में। लेकिन हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट्स का यूज करके करते हैं हमेशा कलर। चलो बटन डिफॉल्ट किया हमने। अब इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे बटन कलर्स को, ठीक है। अब इसमें क्या पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, हमारा कंटेनर कलर। पहले तो हमारे पास चार ऑप्शन है, कंटेनर कलर, कंटेंट कलर, डिसेबल्ड कंटेनर कलर और डिसेबल्ड कंटेंट कलर। ठीक है, तो कंटेनर कलर क्या होता है सब इसमें दिया हुआ है। ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे जैसे इस पे हॉवर करते हैं ना तो सारी डिटेल हमको लिख के आ रही होती है। कंटेनर कलर में क्या होता है, कंटेनर कलर ऑफ दिस बटन व्हेन इनेबल्ड। जब भी इनेबल होगी बटन तो उसके कंटेनर में कौन सा कलर होगा। कंटेंट कलर होता है कि उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या होगा। तो हमको दो चीजों से मतलब है कि हमारे टेक्स्ट का कलर क्या होगा और हमारे कंटेनर का कलर होगा। तो कंटेनर का कलर पर्पल नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट चाहिए। और हमारे टेक्स्ट का कलर येलो चाहिए। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं, कंटेनर का कलर। अब कंटेनर का कलर मुझे व्हाइट चाहिए था, मैं कलर डॉट व्हाइट कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, मेरा टेक्स्ट गायब हो जाएगा, देखना टेक्स्ट गायब हो गया, ठीक है। तो हम अपना टेक्स्ट वापस लाएंगे।
देंगे हम कंटेंट कलर। कंटेंट कलर क्या रहेगा? कलर डॉट येलो। आ गई? नहीं आई अभी। आई एम क्लिकेबल लिख के आ गया येलो कलर। ठीक है, तो कितना इजी था इसका कस्टमाइजेशन? कोई टफ था क्या? या फिर अगर राउंडेड कॉर्नर देना है तो शेप में मैं क्या कर दूंगा, राउंडेड कॉर्नर शेप। और राउंडेड कॉर्नर शेप में मैं अपना डीपी डिफाइन कर दूंगा, कितना राउंडेड कॉर्नर रखना है। तो मैं इसको दे देता हूँ 5 डीपी राउंडेड कॉर्नर इसके रहेंगे। ठीक है, अब देखना इसके जो कोने थे ना वो पूरे राउंडेड हो जाएंगे 5 डीपी। ये देखो हल्के हल्के वो हो गया राउंडेड। चलो मैं इसको बढ़ा देता हूँ जिससे तुम लोगों को समझ में आए कि कितना हुआ है। मैं इसको 15 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, चलो देखते हैं। ये देखो हल्का और राउंडेड हो गए इसके कॉर्नर। ये कितनी इजीली हमने इसको कस्टमाइज कर लिया। ये हमारी बटन थी, सारी चीजें हमको यहीं पे मिली हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इसके कलर नहीं सही लग रहे हैं, अगर हमको विजिबल नहीं है तो हम इसका या तो बैकग्राउंड ब्लैक करके व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कर देंगे और टेक्स्ट हम व्हाइट कर देंगे। थोड़ा सा विजिबल हो जाएंगी चीजें। ये था हमारा बटन, आई एम क्लिकेबल। ठीक है, तो जेटपैक कंपोज एक्सएमएल के कंपेयर में काफी इजी है, बट इसको समझने में हमको टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि एक्सएमएल व्यूज सिस्टम की हमको इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि हम सिर्फ कॉटलिन में चीजें कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करते हैं ये जो स्टेट्स होते हैं मल्टीपल। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और क्या देख सकते हैं अपन? अब अनदर कंपोनेंट हम यूज करके देखते हैं। कॉलम हो गया, रो हो गया। अब इमेज यूज करके देखते हैं हम। अब इस रो को हम कॉलम बना देते हैं और इस इमेज के ऊपर, इस बटन के ऊपर हम एक इमेज लेते हैं पहले। कॉलम से क्या होगा कि जो हमारा व्यू है वो वर्टिकली अरेंज होंगे। ठीक है, ये कॉलम हो गया और इसके ऊपर हम एक बटन कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम बचे। और जब मैंने जेटपैक कंपोज स्टार्ट किया था मेरे को सबसे ज्यादा कंफ्यूज इमेज करते थे। क्यों, रीजन मैं बताता हूँ। ठीक है, फोरग्राउंड नहीं, इसको बैकग्राउंड करते हैं जिससे थोड़ी इमेज हमारी विजिबल हो। अभी मैं टेम्पररी यही लॉन्चर बैकग्राउंड की इमेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो अभी इमेज आ गई। और हमारे कॉलम में क्या, एक चीज सही नहीं लग रही कि हमारे व्यू क्या है, स्टार्ट में अपने वो रखे हैं क्या, मतलब जो भी तुम्हारा रो है ना उसको हम कॉलम को पहले हम बैकग्राउंड दे देते हैं जिससे समझ में आए कि ये जगह कितनी घेर रहा है। ठीक है, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं तो इससे तुमको ये समझ में आएगा कि जो हमारी कॉलम है वो जगह कितनी घेर रहा है। बॉर्डर स्ट्रोक, बॉर्डर कितना लेता है? एक सेकेंड, विड्थ डीपी में देते हैं, ब्रश 2.dp, कलर दे देते हैं येलो दे देते हैं।
ब्लैक दे देते हैं। अब इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा ये जो कॉलम है वो कितनी जगह घेर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए चीजें। अभी क्या है, पूरे स्टार्ट में अलाइन हो रखा है। इसकी विड्थ और बढ़ा देता हूँ, इसकी विड्थ फुल कर देता हूँ। तो जब भी हमको फुल विड्थ करनी होती है, जैसे उसमें मैच पेरेंट होता था ना, इसमें हम यूज करते हैं, सॉरी, इसमें हम यूज करते हैं फिल मैक्स विड्थ और फिल मैक्स हाइट। अगर इतना कर दूंगा तो अब देखना ये पूरी विड्थ ले लेगा, जितनी भी यहाँ पे विड्थ अवेलेबल होगी वो पूरी विड्थ ले लेगा। बस हल्का सा स्टार्ट में हमने पैडिंग दे रखी थी तो वो हटा देंगे पहले, 100 डीपी की जो पैडिंग दे रखी है, जिससे पूरी विड्थ ले पाए। अब देखना ये व्यू कैसा दिखता है। अभी क्या है, ये स्टार्ट में अलाइन हो रखी हैं चीजें, हम चाहते हैं इसको सेंटर में लाना, ठीक है। तो वो कैसे करना है, हम करेंगे यूज कंटेंट अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्यों नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल है। हम इसको कर देंगे ट्रू, सेंटर। अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट नहीं, हम इसको कर देंगे सेंटर, सेंटर हॉरिजॉन्टली। अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। कभी कभी क्या है, इसमें एरर्स आते हैं क्योंकि कॉलम में शायद सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो अलाउ करते हैं, ये वर्टिकली अलाइनमेंट हमको पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हम स्पेसर वगैरह फिर यूज करते हैं उनको क्या सेंटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है इंसान, तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो भी सीख जाओगे। बट ये देखो अभी ये चीजें सेंटर में आ गई और मैं चाहता हूँ अपनी इमेज को और बेटर बना दूं। तो अभी इमेज में मैंने क्या चीजें यूज करी हैं, पहला तो पेंटर। अब पेंटर पैरामीटर क्या लेता है, पेंटर रिसोर्स। और पेंटर रिसोर्स में हम आईडी पास करते हैं, जैसे उसमें आर डॉट ड्राइवल डॉट अपनी वो देते थे ना इमेज, सेम इसमें ऐसे बस हम इसको रैप कर देते हैं किसके अंदर, पेंटर रिसोर्स के अंदर। डायरेक्टली हम इसको नहीं पास कर सकते पेंटर में। जब भी हमको इमेज और कंटेंट डिस्क्रिप्शन कुछ ना कुछ देना पड़ता है, या तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। इसको अगर तुमने खाली छोड़ा तो एरर आएगा, जैसे इसको खाली छोड़ेंगे देखना एरर आएगा इमेज में, और तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा क्यों आ रहा है। पता चल रहा है क्या, ये देखो इसमें समझ में नहीं आएगा कि ये एरर का रीजन क्या है। तो हम हमेशा कंटेंट डिस्क्रिप्शन जरूर देंगे। इससे क्या होता है कि जब कोई जिसको दिखता नहीं है ना, तो जब वो टच कर टेक्स्ट बैक फंक्शनैलिटी को यूज करता है तो उसके लिए हर इमेज में जब डिस्क्रिप्शन होता है तो उसके लिए फायदा हो जाता है, वो भी ऐप को यूज कर पाता है। इसलिए कंटेंट डिस्क्रिप्शन मस्ट है, ये देना ही पड़ता है। और मॉडिफायर में हमने क्या कर रखा है, साइज दे रखा है उसका। तो साइज हम कर देते हैं कितना, 100 कर देते हैं, 100 डीपी। और इसमें तुम हाइट विड्थ भी दे सकते थे, या तो अलग अलग हाइट विड्थ दे दो या तो साइज दे दो। साइज में क्या रहता है कि ये साइज हाइट और विड्थ दोनों सेम अमाउंट में कर देता है। और अगर हाइट अलग दोगे विड्थ अलग दोगे तो तुम उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि हाइट बड़ी रखना है या विड्थ छोटी रखना है, जो भी करना है। और इमेज के दो होते हैं, या तो तुम पेंटर कर दो, पेंटर का यूज करो, या तो एक और होता है कि इसमें अगर तुम इमेज यूआरएल यूज कर रहे हो ना, तो उसको लोड कराने के लिए अलग हम यूज करते हैं इमेज कंपोजेबल का, इमेज वेक्टर का, या हाँ इमेज वेक्टर ही रहता है शायद। इमेज वेक्टर वाला करके देखते हैं। इमेज वेक्टर में हम क्या यूज कर सकते हैं, इमेज वेक्टर में क्या लेता है ये,
नहीं, इसको अभी नहीं, मैं देख के बता दूंगा कि इमेज वेक्टर में क्या होता है। मतलब दो टाइप के होते हैं, तो मोस्टली जब भी हम अपने ड्राइवल से ला रहे होते हैं ना इमेजेस, तो हम हमेशा इसका यूज करते हैं, पेंटर का। पेंटर रिसोर्स आईडी। ठीक है। और कौन से कंपोनेंट हम कवर कर सकते हैं आज, देख लेते हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बचे हुए हैं। और कार्ड व्यू भी ऐसा ही होता है जैसा एक्सएमएल में होता है, बाकी चीजें मैंने दिखाई ना। तो कार्ड व्यू और टेक्स्ट फील्ड वगैरह भी ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट फील्ड का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। बेसिक टेक्स्ट फील्ड का एग्जांपल। चलो, इमेज के नीचे मैं एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। ये है हमारा टेक्स्ट फील्ड। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे हम, सिंपल टेक्स्ट फील्ड है और उसमें हमने नेम दे दिया, इंटर नेम। और इंपोर्ट कर लेंगे हमारे टेक्स्ट फील्ड को। इसमें मस्ट क्या क्या है, टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू मस्ट है, ठीक है। और क्या है मस्ट, ऑन वैल्यू चेंज को खाली रख देंगे। चलो अब देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बन के तैयार हो जाना चाहिए। टेक्स्ट फील्ड मतलब एडिट टेक्स्ट, कि जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकें। ये देखो, इंटर नेम से हमारा एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है। अब इसमें भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा। बस हमको ये देखना है कि यहाँ पे टाइपिंग होती है या नहीं। उसके लिए मैं रन करूंगा ऐप को। जब तक रन हो रहा है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। टेक्स्ट फील्ड में हमको मेन पैरामीटर जो होता है हमारा लेबल, मतलब मेन नहीं, पर इसमें हमको कुछ ना कुछ हिंट दिखाने होते हैं ना, तो उसके लिए हम लेबल का यूज करते हैं। और लेबल के अंदर हम एक टेक्स्ट कंपोजिबल का यूज करते हैं। जैसे बटन के अंदर हमने एक टेक्स्ट कंपोजिबल का यूज किया था, वैसे ही हम लेबल के अंदर एक टेक्स्ट कंपोजिबल का यूज करते हैं हिंट दिखाने के लिए। अब जो भी हिंट आ रहा है, अब अगर हमको वैल्यू इसमें चेंज करवानी है ना, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू तुम टाइप कर दोगे वो एज अ वैल्यू शो होने लगेगा। अभी तो बिल्ड हो रहा है तो इसलिए दिखेगा नहीं, बट इंटर नेम जो लिखा है ना, उसकी जगह जो भी यहाँ पे वैल्यू में पैरामीटर जाएगा वो वहां शो होगा। और एक ऑन वैल्यू चेंज हुआ है, जो जो क्या डिटेक्ट करता है कि वैल्यू चेंज होने पे क्या होना चाहिए, तो वो डिटेक्ट करता है। तो अब देख लेते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है टेक्स्ट फील्ड को। बस ये रन हो जाए अब, तब तक मैं स्क्रीन लगा देता हूँ। कुछ ज्यादा ही टाइम लेता है कभी कभी रन होने में। तो अभी तक यहाँ तक किसी को कोई डाउट है गाइस? किसी को कोई डाउट? हेमंत, विवेकानंद, थ्री अदर्स कौन कौन है? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं। वो स्टेट वाला फिर से एक बार बता दो, हो गया। स्टेट वाला ठीक है, बताता हूँ। अभी स्टेट का एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा ये लोड हो जाए फिर। तो स्टेट क्रिएट कैसे करते हैं ये देख लो। या तो वेर या तो वेल हो सकता है स्टेट, ठीक है। हम वेल यूज करते हैं यहाँ पे नेम, और इसमें दे देते हैं स्टेट। जब हम बनाते हैं ना,
तो हम यूज करते हैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ का। बाय रिमेंबर करते हैं। बाय रिमेंबर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी रिकम्पोजिशन हो ना, तो ये अपनी वैल्यू लॉस्ट ना कर दे। इसकी वैल्यू हमको सेफ रखनी है जब भी रिकम्पोजिशन हो, इसलिए हम यूज करते हैं रिमेंबर का। यहाँ पे हमने दे दिया 0, सॉरी नेम को हम इंटीजर नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम 0 नहीं देंगे, हम इसकी एम्प्टी वैल्यू दे देंगे कुछ भी। जब भी हमको स्ट्रिंग डिफाइन करना होता है स्टेट, तो हम उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं, और अगर कोई इंटीजर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई इंटीजर वैल्यू हमको डालनी होती है। ऐप रन क्यों नहीं हुआ? अच्छा एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। एक सेकेंड। तो मैंने क्या यहाँ पे किया है, नेम नाम का एक बनाया स्टेट, बाय यूज किया। बाय कीवर्ड का क्या मतलब होता है, ये डेलीगेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसको एडवांस कॉटलिन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे रिमेंबर इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब भी रिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि जब भी व्यू री रेंडर होते हैं ना, तो उसमें ये अपनी वैल्यू लूज ना कर दे या वैल्यू रीसेट ना हो जाए, इसलिए हम यूज करते हैं रिमेंबर का। और अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, मतलब कि रोटेशन, फॉन्ट चेंज या तो थीम चेंज, डार्क टू लाइट कर रहे हैं या लाइट टू डार्क कर रहे हैं, अगर उसमें हमको सरवाइव कराना है जैसे व्यू मॉडल कराता था, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिमेंबर सेवेबल का। ठीक है, तो ये चीजों का हमेशा ध्यान रखना, इन दो चीजों का। एकदम ब्लैंक स्क्रीन क्यों जा रही है? अच्छा हाँ, मेन एक्टिविटी के अंदर हमने सेट कंटेंट नहीं करा रखा है, तो ये रन नहीं हुआ है, अभी ब्लैंक स्क्रीन रन हुई है। तो एक बार हम इसको कॉल कर देते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और री रन करते हैं आपको। और हम समझाते हैं स्टेट फिर। ठीक है, अभी ये हमारा ऐप दिख रहा है, इसमें वैल्यू कुछ भी टाइप करके देखते हैं, नहीं हो रही है। मैं इधर कीबोर्ड में टाइप किए जा रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू दिख नहीं रही है। अब इसका रीजन ये है कि जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू पैरामीटर है, इसमें तो मैं कोई वैल्यू ऐड करा नहीं रहा हूँ। ऑन वैल्यू चेंज में मैंने कोई कोड कर नहीं रखा है। और हैंडल कौन करता है? जैसे एक्सएमएल व्यू सिस्टम का जो एडिट टेक्स्ट होता था, उसमें जो भी ये चीजें हो रही थी बाय डिफॉल्ट होती थी। लेकिन इसमें क्या है, ऑन वैल्यू चेंज में जो भी वैल्यू आ रही है, हमको इस वैल्यू में सेट करानी होगी, तब जाके वो चेंजेस हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। हमेशा याद रखना कि जो भी ऑन वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, ऑन वैल्यू चेंज में हमारी स्ट्रिंग आएगी। यहाँ पे अगर मैं ए लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ए आएगा। तो जो भी मेरे को वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, मेरे को यहाँ पे सेव कराना होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टेट का, नेम का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑन वैल्यू चेंज में मैं क्या करूंगा, नेम को अपडेट कर दूंगा अपनी जो भी वैल्यू आ रही है उससे। इसको वेर में बदल लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और अब जो नेम की वैल्यू है वो मैं यहां सेट करा दूंगा। इससे क्या होगा, अब जब जो भी मैं टाइप करूंगा ना, तो मेरी यहाँ जो वैल्यू हो रही है इसमें स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही ये अपडेट हुआ, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड को री रेंडर कर देगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे शो होके हमको अपडेटेड दिखेगा। अब देखना, मैंने स्टेट का यूज किया। स्टेट का मतलब अब समझ लो, अब ध्यान से समझना, ठीक है। वेरिएबल जो होते हैं, तो अगर हम किसी कंपोजेबल के अंदर वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो जब भी उनमें वैल्यू चेंज होगी तो वो इन कंपोजेबल्स को री रेंडर नहीं करेगा। लेकिन जब भी हम किसी स्टेट को यूज कर रहे होंगे किसी भी कंपोजेबल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड एक नेम नाम के स्टेट का यूज कर रहा है, अब जब जब इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस आएंगे, या फिर मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूं कि नेम इज इक्वल टू आदित्य, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखूं नेम इज इक्वल टू शिवम, इस तरह अगर 15-20 बार करूंगा
तो ये टेक्स्ट फील्ड जो इसको यूज कर रहा है वो 15-20 बार अपडेट होगा, समझ रहे हो? तो ये होते हैं स्टेट, जो भी इनको यूज करेगा, जो भी कंपोजेबल, तो वो री रेंडर होगा जब भी इनमें वैल्यू चेंज होगी। तो पहले क्या हुआ, इनिशियली जो वैल्यू थी उसके साथ ये रेंडर होगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, फिर री रेंडर होगा वो टेक्स्ट फील्ड। अब मैंने फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, फिर यहाँ पे री रेंडर होगा। तो अब सोचो ऑन वैल्यू चेंज में तो हर एक टाइप जो कर रहे हो तुम कीवर्ड, जैसे ए टाइप किया तो वैल्यू चेंज होगी, तो ए रिफ्लेक्ट होगा, फिर उसके बाद बी टाइप किया तो बी रिफ्लेक्ट होगा, कट किया कुछ तो रिफ्लेक्ट होगा। तो थोड़े थोड़े चेंजेस भी रिफ्लेक्ट होके दिखते जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया विवेकानंद? यहाँ पे कोई डाउट? विवेकानंद, सलोनी, तुम्हें नहीं कोई भैया, डाउट? समझ में आ गया। ओके, ठीक है। तो ये होते हैं स्टेट्स, नाम से मत कंफ्यूज हो, स्टेट। अब देखते हैं रन करके, रन किया था क्या मैंने? अभी नहीं किया था, ओके। अब जब हम रन करेंगे ना, तो नेम की जो भी वैल्यू है हमारे नेम में स्टोर होती जा रही है, तो बार बार ये चेंज होगा, तो बार बार इसका ये ट्रिगर होगा, रिकम्पोजिशन ट्रिगर होगा। अब इसमें जेटपैक कंपोजर पूरा स्टेट रिकम्पोजिशन का ही खेल है। अभी शिवम आ रहा है, देखो लास्ट वैल्यू जो भी मैंने नेम में डाली थी उसके साथ ये री रेंडर हुआ है। पहले इसमें आदित्य आया होगा, फिर शिवम आया होगा, तो ये 3 बार री रेंडर हो चुका है अभी। अब जैसे मैं कोई भी कीवर्ड टाइप करूंगा उसके बाद ये री रेंडर होगा, देखना वो दिखेगा नहीं तुम्हें, लेकिन वो होता है। अब जैसे मैं एम को कट करूंगा ना, वो री रेंडर होगा। अच्छा, इसमें वैल्यू अपडेट क्यों नहीं हो रही है? नेम डॉट वैल्यू करनी होगी क्या? नहीं, मैंने हिंट में सेव कर दिए हैं। चलो मैं इसको रीसेट करके देखता हूँ, यहाँ से एम्प्टी रखता हूँ बाय डिफॉल्ट, फिर देखता हूँ। अब रन करके देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी अब वैल्यू कट होगा या कोई ऐड करेगा, उसके साथ ही हमारा ये काम करेगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे ही कोड में तो गलती नहीं है ना? नहीं, मेरे कोड में तो गलती नहीं है। सही है। चलो अब देखते हैं। ए लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, आई डी। अब ये जितने बार मैं टाइप कर रहा हूँ उतने बार री रेंडर हो रहा है, इसलिए वैल्यू वहां पे रिफ्लेक्टेड दिख रही है। मैंने जी हटाया तो भी रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो इतने बार री स्टेट रिकम्पोजिशन कॉल हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो टेक्स्ट फील्ड का कंपोजल हुआ ना, जितने वर्ड मैंने वहां पर टाइप किए और जितनी बार मैंने कट किया उतने टाइम ये री रेंडर हुआ। ठीक है, तो स्टेट रिकम्पोजिशन इसे ही बोलते हैं कि जब भी स्टेट में कोई चेंजेस होते हैं तो जो कंपोजेबल है वो खुद को री रेंडर करते हैं। ये हमारे जेटपैक कंपोज का फीचर होता है। तो कभी भी अगर इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाए व्हाट इज स्टेट रिकम्पोजिशन, तो ऐसा बोलना कि जब भी कंपोजेबल स्टेट में कोई चेंजेस होते हैं तो कंपोजेबल खुद को री रेंडर कर लेते हैं, ये रिकम्पोज कर लेते हैं। इसे ही बोलते हैं स्टेट रिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब जो भी उस स्टेट को यूज कर रहे होंगे, जो भी उससे जुड़े हुए कंपोजेबल्स हैं, वो सारे री रेंडर हो जाएंगे। ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टेट रिकम्पोजिशन का। और हमने टेक्स्ट फील्ड देख लिया, रो देख लिया, कॉलम देख लिया, मॉडिफायर में कैसे हम कस्टमाइजेशन करते हैं वो सारी चीजें देख ली। और ये क्लिकेबल बटन है जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, ये तो यही चीजें हैं। अब इसमें ये इजी है, जेटपैक कंपोज बहुत इजी है, इसको टफ मत समझना। ठीक है, बिल्कुल भी। ये सिर्फ एक यूआई टूल किट है, इसको कंफ्यूज मत कर देना कि ये कोडिंग का एक तरीका है। ये कोई कोडिंग वाला वैसा नहीं है कि हम इसमें डेटा का लॉजिक कुछ कर रहे हैं। अभी डेटा का लॉजिक हमारा कहीं चेंज नहीं हो रहा, हमको यूज वही करना है, व्यू मॉडल यूज करना है, हमको रिपोजिटरी यूज करना है। ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर वाइज जो करते आ रहे थे वही यूज करेंगे सारी चीजें। अब इन फ्यूचर अगर कोई नई चीज आती है तो पता नहीं, बट अभी तो हम यही यूज कर रहे हैं। तो इसे सिर्फ एज अ यूआई टूल किट वो करो, उससे ज्यादा इज्जत मत दो और इतना टफ मत मानो, बहुत इजी है। स्टार्टिंग में तो सबको डर लगता है क्योंकि सिंटैक्स से क्या होता है, फेमिलियर नहीं होता इंसान।
और जैसे जैसे इसको तुम बनाते जाओगे, फेमिलियर होते जाओगे, तुमको दिक्कत नहीं जाएगी। तुम उस हिसाब से सोचोगे कि अगर तुमको लॉगिन स्क्रीन बनानी हो तो तुमको रो लेना चाहिए, कॉलम लेना चाहिए। अब तुमको दो टेक्स्ट फील्ड दिखाने हैं एक पर एक, तो तुम इसमें कॉलम लोगे। ऐसे कर करके धीरे धीरे तुमको खुद दिमाग आने लग जाएगा। ठीक है। और जो एक्सएमएल कर रहे हैं वो ये नहीं सोचना कि एक्सएमएल छोड़ के अब चलते हैं जेटपैक कंपोज के पास। ऐसा नहीं है, एक्सएमएल आनी चाहिए क्योंकि मोस्टली कंपनीज अभी वही यूज कर रही हैं। तो ठीक है गाइस, अभी तक यहाँ तक किसी को डाउट? कोई भी? नहीं भैया, कोई डाउट। ओके, अब देख लेते हैं लेजी कॉलम लेजी रो। जो हमारा रिसाइकलर व्यू था उसमें क्या होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। जैसे उस दिन मैंने डिफ यूटिल का एडाप्टर बनाया था। एक बार मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि कितनी झंझट होती थी हमको एक सिंपल लिस्ट शो कराने में एक्सएमएल में, और जेटपैक कंपोज में वही चीज कितनी इजी हो जाएगी। एक सेकेंड में पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बस 10 मिनट और देख के फिर क्लास को करते हैं एंड। ये थी हमारी लिस्ट, मतलब ये था हमारा रिसाइकलर व्यू। हमको यहाँ पे रिसाइकलर व्यू लेना होता था। ठीक है। और उसके लिए जो यहाँ पे मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, इसके लिए पहले तो एक आइटम का लेआउट बनाना होता है। ठीक है, ये आइटम का मैंने लेआउट बनाया है। ये एक हमारा सिंपल आइटम है और उसका लेआउट है। इसमें क्या है, टेक्स्ट साइज बड़ा है, बोल्ड है, इटैलिक है, और नीचे एक बॉर्डर यूज किया है। चलो, और फिर उसके बाद हमारी मेन एक्टिविटी कहाँ है यूआई के अंदर? ये हमारी मेन एक्टिविटी। तो ये हमारा रिसाइकलर व्यू को हमको वो करना पड़ता था, और साथ में उसमें हमको अडाप्टर सेट कराना होता था। लेकिन उससे पहले हम अडाप्टर बनाते थे किसी भी लिस्ट के लिए। हर लिस्ट के लिए हमको एक इस तरह का अडाप्टर बनाना होता है जिसमें ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ये सारी चीजें होती थी। ठीक है। तो अब देखते हैं यही पूरा प्रोसेस हम जेटपैक कंपोज में कैसे अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी तरह नोट का एक आइटम बना लेते हैं जैसे उसमें बनाया था हमने। सिंपल एक आइटम बनाते हैं, एड कंपोजेबल, उसको देते हैं नेम, मतलब फंक्शन को फन नोट आइटम। ठीक है। और ये क्या एक्सेप्ट करेगा, उधर से आइटम एक्सेप्ट करेगा नोट का, नहीं टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा जो कि टाइटल होगा, और होगी उसमें स्ट्रिंग वैल्यू, और कुछ नहीं, बस इतना। अब हम टेक्स्ट यूज करेंगे इसमें। ठीक है। टेक्स्ट में हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट, मैं इसको जल्दी बना लेता हूँ, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और इसमें फॉन्ट साइज दे देता हूँ 40.sp। और क्या, येलो कलर देना है। फॉन्ट कलर होता था या कलर होता था? फॉन्ट वेट बोल्ड। और फैमिली कर्सिव, टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या अंडरलाइन, नहीं इतना सब कुछ नहीं। चलो करके देखते हैं, Ctrl+Alt+L। ये हमारा एक आइटम तैयार हो गया। ठीक है। इसमें हम पैडिंग मार्जिन ऐड कर देते हैं। मॉडिफायर पैडिंग नहीं, हॉरिजॉन्टल पैडिंग करेंगे, टॉप नहीं हॉरिजॉन्टल ऐड करेंगे। हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, ऊपर सॉरी वर्टिकल ऐड करेंगे। वर्टिकल से ऊपर नीचे दोनों पैडिंग ऐड हो जाएगी 10 dp की। तो इसको 20 dp कर लेते हैं।
ये हमारा एक नोट आइटम हो गया। अब हमको यूज करना है लेजी कॉलम, लेजी रो। ठीक है, प्रीव्यू लोड करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं एक आई एम क्लिकेबल बटन बस रखते हैं, बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। उसके नीचे आई एम क्लिकेबल बटन के नीचे मैं चाहता हूँ उसके ऊपर एक लिस्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लेजी कॉलम। लेजी कॉलम क्या करता है, वर्टिकल लिस्ट दिखाता है, और लेजी रो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट दिखाता है। और उसी तरह लेजी वर्टिकल ग्रिड और लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड ऑप्शन है। ग्रिड में क्या रहता है, रो कॉलम वाइज दिखा देती है चीजें। तो ये हमारा यहाँ का जेटपैक कंपोज का रिसाइकलर व्यू है, जब भी हमको कोई लिस्ट दिखानी होती है तो। ठीक है, हमने लेजी कॉलम बनाया। अब इसमें ये खुद करके दे दे तो बहुत सही रहेगा। करके दे रहा है। तो इसमें हमारा क्या कंटेंट रहता है, लेजी स्कोप, लेजी लिस्ट स्कोप, वर्टिकल अरेंजमेंट वगैरह है, स्टेट है, मॉडिफायर है। तो हमको लास्ट में कंटेंट देना पड़ता है। तो चलो हम इसको बोलते हैं कि जनरेट करो आइटम्स 100 नहीं, चलो एक लिस्ट ले लेते हैं पहले हम। यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले। वेल लिस्ट ऑफ, हमारी नोट की लिस्ट होगी 1 2 3। बहुत बढ़िया लिस्ट बनाया। और ऐसे ही बना लेते हैं 4। हाँ, ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम पास करना चाहते हैं अपने लेजी कॉलम लेजी रो में। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होता आइटम्स, कि जो भी हमारे आइटम्स हैं वो, अब यहाँ पे दो चीजें हमको देनी होती है, उसका काउंट कि कितना काउंट है। तो जो भी हमारी लिस्ट है उसका साइज, लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, अब हम इतना देके हमको लेना है एक ब्रैकेट। पता है क्यों, क्योंकि इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो एक लेमडा है, तो उसमें हमको मिलता है इंडेक्स। फिर उसके अंदर हम वो पास कर देते हैं। हम यहाँ पे एक लेमडा का यूज करेंगे। और इसको दे देते हैं इंडेक्स। ठीक है, और कंटेंट हमारा क्या होगा, नोट आइटम। अब इसमें क्या हो रहा है मैं तुमको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, लेजी कॉलम बनाया एक, और वो क्या है, उसका लास्ट जो पैरामीटर है एक लेमडा है। ठीक है, देखो 3 लाइन में हो गया भाई, कोई एडाप्टर की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, और यहाँ पे आइटम्स में मैंने साइज दिया कि कितना साइज है उसका, तो 10 था। और इंडेक्स हमको यहाँ पे मिल रहा है एज अ पैरामीटर। और लैम्डा फंक्शन क्या होता है कि लास्ट उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल के दिखा सकते हैं। ये अगर कॉटलिन एडवांस किसी ने ढंग से पढ़ा होगा लैम्डा फंक्शन के बारे में तो ये समझ जाएगा इजिली कि ये क्या है। और इसको नेम दिया हमने खुद से, कुछ भी दे सकते थे, IND दे सकते थे। तो ये हमने अपने कन्वीनियंट के लिए हमने रख लिया इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, और नोट आइटम में हमने क्या पास कर दिया कि लिस्ट के जो भी 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक जो भी इंडेक्स में चीजें आने वाली हैं वो हमको देते जाओ। और आइटम एक तरह के लूप है। ये लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 लिस्ट का जो भी साइज जैसे 10 है ना, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 टिल 9, जो भी इसके इंडेक्स है वो देता जाएगा यहाँ पे। अब इंडेक्स के थ्रू हमने लिस्ट में एक्सेस करते गए आइटम और वही नोट में पास करते गए। तो एक आइटम जोड़ा, 2 आइटम जोड़ा, इस तरह कर करके 10 बार ये लूप चलेगा, तो 10 आइटम हमारे आ जाएंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। ये सिंपल बताओ 3 लाइन का था, और ये चीज के लिए हमको उसमें कितना माथा पच्ची करना होता था। ये देखो, हमको पहले ऐसा एडाप्टर बनाना होता और उसका एक आइटम लेआउट तो हम उसमें भी बनाए, ठीक है, उतना तो चल जाएगा। इस तरह की एक मॉडल क्लास होनी चाहिए हमारे पास, मॉडल क्लास वहां भी बनाएंगे। और फिर हमको यहाँ पे लीनियर लेआउट मैनेजर ये सब सेट करो कि मैनेजर कौन सा है।
फिर अडाप्टर सेट करो, फिर उस अडाप्टर में हमको लिस्ट भी पहुंचानी है तो सबमिट लिस्ट करो, ये सारी चीजें होती थी। अब इसमें 3 लाइन में हमने कर दिया, मैक्स टू मैक्स 6-7 लाइन में। देखते हैं रन करके क्या रिजल्ट रहता है। वाह, बेहतरीन। इसकी थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन कम कर देते हैं जिससे थोड़ा ढंग का दिखे। फ़ॉन्ट 20 SP कर देते हैं और वर्टिकल पैडिंग कर देते हैं 10 dp। ठीक है, चलो एक बार रीरन करते हैं और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्क्रीन में क्या चल रहा है। इसको पूरा कोड में कर देते हैं। तो ये हमारी 10 की लिस्ट दिख रही है, देखो। अच्छा हाँ, इसमें एक इशू है कि हमारा जो रियल डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है लिस्ट का, है ना, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है। लिस्ट डॉट साइज पास किया हमने, इंडेक्स पास किया, टाइटल में लिस्ट जो भी है उसका वो जाना चाहिए। अगर टेस्टिंग से मैं हटा देता हूँ तो एक बार चैट जीपीटी में देखता हूँ क्या था। लेजी कॉलम, लेजी रो, 1 2 3 लिस्ट ऑफ, ठीक है, ऐसे ही तो है। अच्छा, आइटम ही आ रहा है इसमें, चलो ठीक है। मैंने कंटेंट को एज अ लैम्डा पास किया लगता है। हाँ, तो हमने यहाँ पे ये गलती की थी कि जो हमारा लैम्डा फंक्शन है वो यहाँ पे हमारा खुद कंटेंट ही रिटर्न कर रहा है। तो हमको यहाँ पे इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे आइटम लिखना है। ये सिंपल हमारा आइटम रिटर्न कर रहा है जो कि हमको डायरेक्टली दिखा देना है। फाउंड इंट, अच्छा तो ये इंडेक्स ही आ रहा है क्या। एक सेकेंड में दोबारा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, की हमारी इंडेक्स रहेगी, इंटीजर रहेगी, कंटेंट टाइप हमारा रहेगा इंडेक्स। चेंज टू फंक्शन लोकेशन, एक सेकंड, क्या इशू आ रहा है। इंडेक्स आइटम्स, इसको हमने लिस्ट के थ्रू एक्सेस किया तो क्या दिक्कत है। लिस्ट में जो भी वैल्यू वो तो शो होनी चाहिए। चलो मैं इसको एक बार चैट जीपीटी से डीबग करता हूँ, ठीक है। जैसे आनी चाहिए ना लिस्ट। देखते हैं हमारी क्या गलती हुई है हमसे यहाँ पे, ठीक है। 2 सेकेंड बस, इसके बाद मोस्टली कंपोनेंट आज कवर हो ही गए हैं। तब तक देखते हैं। यू आर प्लेसिंग लेजी कॉलम इनसाइड अ कॉलम विदाउट गिविंग इट एनी हाइट वेट। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या। तो इसको रो कर देता हूँ।
इसको बॉक्स कर देता हूँ एक सेकंड। फिक्स वर्जन क्या कर रहा है, कॉलम के अंदर हमने लेजी कॉलम को वेट दे दिया, ठीक है, चलो वेट दे के ही देख लेते हैं। फिक्स फिल मैक्स विड्थ रन होता है तो चलो तुम एग्जिट कर लो, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना अगर तुमको देखना हो तो, ठीक है। बस थोड़ा ही बचा है क्योंकि 10:17 क्या करना था मुझे, फिल मैक्स वेट तो है, वेट कर देना है एफ डॉट वेट 1f। अरे इसमें करना था भाई, ये लो फिक्स हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए आई थिंक। अगर नहीं होगा तो चलो कोई नहीं, अपन कल देख लेंगे, इसको मैं फिक्स करके ले आऊंगा, ठीक है। तो लास्ट रन करके देखते हैं एक बार, ये वाला वर्क कर रहा है या नहीं। किसी को और लेट हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं लगता यार ऐसे कोड को बीच में वो करके जाना, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोड करना कभी टाइम वेस्ट लगा ही नहीं। बस हो ही गया। अभी तक कोई डाउट रहा है क्या, मतलब समझ में आ गई ना सारी चीजें? हाँ, सारी एक को म्यूट करो भाई। चलो इसको मैं कल फिक्स करके लाऊंगा ना, जो भी इसमें इशू था मैं देख लूंगा कल, अभी वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया। अपन मिलते हैं कल गाइस, बाकी अपने मोस्टली सारे कंपोनेंट हो गए, बाकी तुम लोग देखते रहना थोड़ा थोड़ा। और एक क्लास और रहेगी जेटपैक कंपोज की, जिसमें हम देखें